दीक्षांत आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन के बैच में इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में मैं दीपक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज से जो हम लोगों का कारवां शुरू होगा, जो इंटेलेक्चुअल जर्नी शुरू होगी, उस इंटेलेक्चुअल जर्नी में पहला जो बिंदु होगा वह यह होगा कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी में जो पेपर 2 है, जो पेपर 2 मेंस में है, और जो जीएस पेपर 1 में जो पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें क्या क्या लगा, क्या क्या शामिल है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और इसके साथ ही आपको किस अप्रोच से वास्तव में क्या है पढ़ना है, कौन सा ऐसा अप्रोच है जिस अप्रोच को क्या है आपको क्या है फॉलो करना है। एक तो इस चीज पर मैं डिस्कशन करूंगा। सिलेबस और अप्रोच के अलावा किसी भी विषय में जब आप गो थ्रू होते हैं, किसी भी विषय को जब आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो हर विषय के कुछ की टर्म्स होते हैं, हर विषय के कुछ वास्तव में मास्टर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिस बुनियाद पर वो विषय बनता है। तो उस मास्टर कॉन्सेप्ट को भी क्या है आपको क्या है समझना पड़ेगा। आपको मास्टर कॉन्सेप्ट से परिचित करवाते हुए, उनकी समझ बनाते हुए हम लोग टॉपिक पर आएंगे, और टॉपिक में जो सीक्वेंस है आपके सिलेबस का, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, उस सीक्वेंस को क्या है हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपका सिलेबस, फिर उस सिलेबस में पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसके साथ ही आप ये बात भी वास्तव में समझें कि कौन सा ऐसा अप्रोच है, क्या पेपर में पूछा जा रहा है, किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पर आपको कम फोकस करना है। इन सब के संदर्भ में क्या है हमें क्या है इन सब की चर्चा करते हुए कुछ जो मास्टर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। आपके सामने यूपीएससी की एक तस्वीर लगी हुई है, और यूपीएससी की जब आप तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो यूपीएससी के इस प्रिपरेशन में आप यहां पर यह बात पाएंगे कि आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। मैं इंडियन पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है ये बताऊंगा। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में इंडियन पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, इस पर क्या है हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही यहां पर कि कैसे ये दोनों लेवल की जो तैयारी है, वह तैयारी आपके इंटरव्यू वास्तव के लेवल पर क्या है हेल्प करेगी, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि इस परीक्षा में आपको 3 चरणों से गुजरना है। अब ये जो 3 चरण हैं आपके, वो प्री के, मेंस के और साक्षात्कार के लेवल के हैं। प्री वाले चरण की अगर हम लोग बात करें, यहां पर जो प्री का चरण है, तो इसमें आपको देखिए पूरे सिलेबस में क्या पढ़ना है। आपको पूरे सिलेबस में यहां पर आप ये पाएंगे कि पूरा जो सिलेबस है, इसमें पूरे सिलेबस में आप ये पाएंगे कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसको सरल भाषा में जो प्रचलित टर्म है, उस प्रचलित टर्म में क्या बोलते हैं, उस प्रचलित टर्म में बोलते हैं करंट अफेयर्स, आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, जिसको हम लोग हिस्ट्री कह देते हैं कि हिस्ट्री का पार्ट है। तीसरा, आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों आयामों को आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा का तीसरा वास्तव में क्या है, तीसरा सेक्शन है। अगर क्रम से अगर हम लोग सेक्शन की संख्या को देखें, चौथा भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि पढ़ना है। ये आपके पॉलिटी का सिलेबस है। इस पॉलिटी के सिलेबस की अभी हम लोग तुरंत एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही जिसको आप इकोनॉमी कहते हैं, वह दरअसल आपके वास्तव में सिलेबस में, वह आपके सिलेबस में
आर्थिक और सामाजिक विकास के रूप में है, आर्थिक और सामाजिक विकास के रूप में है। और उसमें आपको सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल पढ़नी है। इसके साथ ही आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी क्या है पढ़ना है। तो ये आपके प्री का सिलेबस है, और इस प्री के सिलेबस में आपको पॉलिटी में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आगे मैं उनकी एनालिसिस करूंगा। इसके साथ ही जो यहां पर वास्तव में मेंस है, तो मेंस के सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि हमें जीएस के भीतर चारों पेपर्स जो मेंस में हैं, उन चारों पेपर्स में हमें क्या क्या वास्तव में पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कई बार पेपर का जो शीर्षक होता है, जो प्रश्न पत्र का शीर्षक होता है, वह वास्तव में शीर्षक भी आपके लिए क्या होता है, बहुत सहायक होता है। जैसे पेपर 1 जो है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, और इसके साथ साथ आपको इंडियन सोसाइटी, मतलब 3 विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का कुछ पार्ट, जिसको हम इंडियन सोसाइटी के रूप में क्या है वास्तव में कहते हैं, ये तीनों पार्ट क्या है आपको वास्तव में क्या है पढ़ना है। अब यहां पर जो वास्तव में दूसरा जो पेपर है, उस दूसरे पेपर का क्या नाम है? इस दूसरे पेपर में आपको इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। 5 चीजें आपको दूसरे वास्तव में पेपर में क्या है पढ़नी है। एक आपको इंडियन पॉलिटी, दूसरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा आपको गवर्नेंस, चौथा आपको सोशल जस्टिस, और 5वां आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है। जो जीएस का पेपर वास्तव में, जो जीएस का पेपर 3 है, उसमें आर्थिक विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आपको पढ़ना है। इसमें इकोनॉमी के साथ साथ साइंस टेक के साथ साथ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, डिसास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसको हिंदी में कहते हैं, और इन चारों के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, यह वास्तव में क्या है आपको पढ़ना है। तो आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक जो सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें, यह क्या है, इसको क्या है पढ़ना है। और नीति जो 4th पेपर है वास्तव में, वह उसमें आपको एथिक्स, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो ये आपके 4 पेपर्स हैं। यह वास्तव में यह 4 पेपर्स हैं। इन 4 पेपर्स में जो दूसरा पेपर है, उसमें इंडियन पॉलिटी के डिफरेंट टॉपिक्स और इश्यूज जो हैं, वो बहुत विस्तार से वास्तव में क्या है, बहुत विस्तार से क्या है पढ़ने हैं। तो वास्तव में आपकी तैयारी के पहले लेवल पर, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम को अगर हम देखें, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, और जो मेंस का पेपर है उसमें आपको सब्जेक्टिव तरीके से क्या है, सब्जेक्टिव तरीके से वास्तव में क्या है पढ़ना है। और इसके साथ ही यहां पर जो अगली महत्वपूर्ण बात है उसको आप थोड़ा समझें कि जो इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को जरा सा आप देखें। इसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, भारतीय राजतंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फिर इसमें दूसरा है संविधान, तीसरा है राजनीतिक प्रणाली, चौथा है पंचायती राज, 5वां है लोक नीति, और 6वां है अधिकार संबंधी मुद्दे। अधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे क्या है, ये हैं। अब यहां पर भारतीय राजतंत्र और शासन में
आपको ये जो विषय पढ़ने हैं, इनको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करें तो कुछ ऐसे विषय हैं जो स्टैटिक हैं, जो अस्थैतिक हैं, जो बहुत पहले संविधान बनने के समय संविधान में तय कर दिए गए, और कुछ ऐसे विषय हैं जो डायनामिक हैं। और जो डायनामिक विषय हैं वो डायनेमिक विषय करंट कुछ इश्यूज के माध्यम से, इसके साथ ही करंट इश्यूज के अलावा जो है, जो वास्तव में संविधान संशोधन वगैरह होते हैं उनके माध्यम से, या कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस के माध्यम से आपको क्या है पढ़ना है। यहां इसका मतलब कि आप जिस सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं उस सेक्शन में कुछ चीजें स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जो आईएएस का एग्जाम है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, आईएएस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, आईएएस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में वास्तव में आप ये पाएंगे कि दोनों का समावेश होता है। आपको अस्थैतिक पक्ष भी पता होने चाहिए, जैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है और जो कहा गया है उसका क्या मतलब है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर अनुच्छेद 1 के तहत अनुसूची 1 में 2019 में कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से क्या फर्क पड़ जाता है। अब 2019 में आर्टिकल 1 से संबंधित एक अनुसूची है जिसमें क्या परिवर्तन किया गया। अब जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको यह पता होना चाहिए कि अनुच्छेद किसको कहते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि संविधान किसको कहते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि अनुसूची किसको कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में ये बातें हैं, ये पता होने के बाद आपको फिर ये पता हो कि जो स्टैटिक या जो बातें पहले कही गई हैं संविधान में वो क्या है और उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो बदली हैं। इसका मतलब ये है कि हमें यहां पर इस चीज को किस अप्रोच से पढ़ना है। हमें यहां पर इस चीज को स्टैटिक और डायनेमिक, हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी के साथ हमारे पास उसकी समझ भी होनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर जानकारी और समझ के साथ साथ हमसे कई बार हमारा दृष्टिकोण जानने की कोशिश की जाएगी कि आपका यहां पर व्यू क्या है, तो आपको उसके व्यू के बारे, आपका उस पर व्यू होना चाहिए, आपका उस पर दृष्टिकोण क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। अब जब आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज को समझे रहेंगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वहां पर वास्तव में वहां पर आपका जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण वास्तव में वह दृष्टिकोण व्यक्त होगा। अब वो जो आपके व्यूज हैं वो आपके अवेयरनेस, आपके नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग इनसे क्या जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको किस अप्रोच से वास्तव में चीजों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वास्तव में क्या है आपको यहां पर ध्यान से पहले दिन से समझना पड़ेगा। और आप ये पाएंगे कि केवल वास्तव में तैयारी करने के लिए तैयारी करना और एक है कि अवेयर होकर एग्जामिनेशन की जो डिमांड है वह डिमांड वास्तव में समझते हुए तैयारी करना, अप्रोच को वास्तव में पकड़ते हुए तैयारी करना। ये दूसरी बात, ये जो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज दरअसल आपको एक बहुत सधे हुए गाइडेंस की, एक वास्तव में एक ऐसे गाइडेंस की आवश्यकता की तरफ ले जाती है जहां पर आप इन चीजों को तेजी से सीख सकें, गलतियां न करें। इसलिए यहां पर सिलेबस के साथ साथ वास्तव में सिलेबस के साथ साथ जो अप्रोच है
उस अप्रोच पर भी मैं क्या है बात करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या है, और थोड़ा मैं इस सिलेबस को एनालाइज करता हूं। सिलेबस को थोड़ा वास्तव में क्या है देखते हैं कि जैसे हम सभी जो है अपने अपने तरीके से अपनी निजी जिंदगी जीते हैं। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या सीरियल हमें देखना है, ये सब चीजें हम अपने हिसाब से तय करते हैं। ये हमारी वास्तव में निजी जिंदगी है। लेकिन हम वास्तव में समाज में, एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हमसे जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल हैं जो दूसरों से भी संबद्ध हैं, और उन पर भी हमें क्या है निर्णय लेना पड़ता है। हमें वास्तव में अपनी राय व्यक्त करनी पड़ती है। हमें उस पर भी हमारे तरफ से जो फैसला लेने वाले लोग होते हैं उनका समर्थन और विरोध करना पड़ता है। अब किसी भी समाज में जो उस समाज में रहने वाले लोगों के ऊपर जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, वह निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह उस समाज में जो संविधान होता है वो तय करता है। इसलिए जब आप संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में सबसे बेसिक चीजों पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और इसके साथ ही आपकी जानकारी पर, आपके आर्टिकल्स की जानकारी पर, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनको अनुच्छेद कहते हैं, तो आपके उसकी अनुच्छेदों की जानकारी पर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इंडियन पॉलिटी के पाठ्यक्रम में आपको संविधान पढ़ना है। संविधान के साथ साथ आपको अपने देश का सिस्टम पढ़ना है। अपने देश का जो सिस्टम है उस सिस्टम में पीएम के पास, प्रधानमंत्री के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, गवर्नर के पास, स्पीकर के पास, प्रेसिडेंट के पास, ये सब जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, जो आप समझने वास्तव में बार बार टीवी में, न्यूज में इन सब को क्या है देखते हैं, दरअसल यहां पर ये सभी चीजें क्या हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने के साथ साथ अगर आप इसमें लिखने की, अगर आप इसमें आंसर देने की भी क्षमता अर्जित कर लेते हैं, तो ये यूपीएससी की रिक्वायरमेंट की या यूपीएससी के तैयारी के अप्रोच में सबसे क्या है निर्णायक, सबसे डिसीजिव चीज होती है। तो यहां पर संविधान, अपने देश का सिस्टम, इसके साथ ही आपके सिलेबस में कुछ चीजें अगर लिखी गई हैं, तो जो चीजें आपके सिलेबस में लिखी गई हैं और उनमें से किसी एक विशेष पार्ट को वास्तव में विशेष पार्ट पर बल दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके सिलेबस में एक तीसरी चीज यहां पर लिखी हुई है, और वह तीसरी चीज क्या है? वह तीसरी चीज क्या है? पंचायती राज। तो यहां पर आपको पंचायती राज के बारे में स्पेशली पढ़कर जाना है, और इस पर प्री में 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह से अभी 2-3 दिन पहले आपने टीवी में, आपने अखबारों में, आपने सोशल मीडिया पर एक चीज जरूर आपके निगाह के सामने से गुजरी होगी, और वह चीज थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दरअसल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है बच्चों, वो पब्लिक पॉलिसी है, और हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पॉलिसीज जो है बनाएगी। जैसे हमारी शिक्षा नीति एक आई है, वैसे ही हमारी स्वास्थ्य नीति भी है, वैसे ही हमारी वास्तव में आर्थिक क्षेत्रों की नीतियां हैं। तो हमें पब्लिक पॉलिसी भी स्पेशली इस सिलेबस में पढ़ना है, और यहां पर आप देखिए कि लोक नीति शब्द क्या लगाया गया है। यहां पर जो पब्लिक पॉलिसी है बच्चों, इस पर आपसे 2 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल तो यह होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू जो उत्पाद हैं, उनका कितना प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई।
अब यहां पर यह जानकारी वाला सवाल है, इसमें थोड़ी सी समझ की जरूरत है कि एक स्टूडेंट को जीडीपी आना चाहिए, वो आपको इकोनॉमी वाले सर बताएंगे। अब यहां पर अगर 6% की बात कही गई है तो 6% का सिंपल मतलब क्या है कि अगर हम आज 2-3% खर्च कर रहे हैं और हम इसमें पैसा बढ़ाने जा रहे हैं, हम इसमें ज्यादा खर्च करने की बात सोच रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा फोकस इस पर क्या है, बढ़ रहा है। तो ये जो अखबारों में जो चीजें आपने पढ़ी, वो चीजें कैसे आपके सिलेबस से जुड़ी हुई हैं, कैसे उन चीजों का इस्तेमाल करने की समझ आपके भीतर पैदा होनी चाहिए, ये किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी भी सिविल सर्विसेज के गाइडेंस देने वाले इंस्टीट्यूट का, ये टीचर का सबसे पहला क्या होता है, धर्म होता है कि वो बच्चे में जानकारी प्राप्त करने की क्षमता को क्या है, विकसित करे। और मैं आपको वास्तव में इस बात पर आश्वस्त करता हूं कि आप धीरे धीरे कुछ चीजें जो अपने आसपास राजनीति से जुड़ी हुई घटित होते हुए देख रहे हैं, उन चीजों को बहुत अच्छे वास्तव में तरीके से क्या करेंगे, समझने लगेंगे। और इसके साथ ही आप कैसे अपने लेवल को अपलिफ्ट करके, कैसे अपने लेवल को वास्तव में क्या है, आप ऊपर करके कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी से रिलेट की गई जो चीजें हैं उन चीजों को समझ सकते हैं। यहां पर वास्तव में इस बात पर भी क्या है, आप पर बल, इस बात पर भी बल दिया जाएगा। और ये हमारे लर्निंग का एक ऐसा पार्ट होगा जो आपको बहुत कम संस्थानों में मिलेगा। और मैंने आपसे क्या बताया कि इस एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए, जानकारी आपकी अलग अलग क्षेत्रों में होनी चाहिए और एक तरह से सब कुछ मिलकर व्यापक जानकारी हो जाएगी। जैसे आपको इतिहास के बारे में जानकारी वास्तव में क्या होनी चाहिए, इतिहास के अलावा आपको इतिहास के साथ साथ वास्तव में आपको भूगोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सिर्फ जानकारी ही नहीं, आईएएस पीसीएस की तैयारी, कलेक्टर की, डिप्टी कलेक्टर की तैयारी, क्लर्क की तैयारी से डिफरेंट होती है। और जो क्लर्क की वास्तव में क्या है, जो तैयारी है, उसमें आपकी जानकारी से काम चल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नौकरी छोटी है, बड़ी है। दरअसल जरूरत के हिसाब से हर चीजें क्या होती हैं, तय होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई एक सरकारी नौकरी बहुत मूल्यवान हो सकती है, लेकिन अलग अलग सरकारी नौकरियों के जो वास्तव में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है और जो उनके पद से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, वे कार्य वास्तव में क्या है, अलग अलग होते हैं। एक क्लर्क को अपने मेज पर आई हुई जो फाइल होती है, उस फाइल पर वास्तव में काम करना होता है। लेकिन एक कलेक्टर को, एक डिप्टी कलेक्टर को, एक कप्तान को, पुलिस कप्तान को, एक पुलिस उप अधीक्षक को, एक डिप्टी एसपी को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एक वास्तव में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को, केवल और केवल क्या है, ऊपर से जो आदेश मिलता है उस पर कार्रवाई नहीं करनी होती है। और ऊपर से आदेश उनको बहुत चुने हुए मामलों में मिलता है, बाकी सब जगह उन्हें खुद से निर्णय करना पड़ता है। तो आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं जहां पर आपको खुद से निर्णय करने की क्षमता विकसित करनी है। और खुद से निर्णय करने की क्षमता के लिए आपका जानकार होना, आपका समझदार होना, आपके पास नॉलेज होना, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना, यह बहुत जरूरी है। इसलिए इस एग्जामिनेशन की जो अप्रोच है, इस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विविध विषयों को शामिल किया गया है। और ये जो विविध विषय शामिल किए गए हैं, वो आपके अप्रोच से, वह आपको वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में
परिवर्धित संशोधित बनाना चाहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान को निर्मित करना चाहते हैं जो हमारे समाज से जुड़े हुए, जो हमारे दिन प्रतिदिन के राजनीति और प्रशासन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में अपने विवेकशीलता के आधार पर जनहित को ध्यान में रखकर, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उपयुक्त निर्णय कर सके। इसलिए इस एग्जामिनेशन में केवल जानकारी काफी नहीं होगी। जैसे कुछ बच्चे आप में से होंगे जो जीके और जीएस में फर्क नहीं समझते होंगे, उनको लगता होगा कि ल्यूसेंट पढ़ लेने का मतलब ही क्या है, जीके तैयार हो गया। बिल्कुल आपका जीके तैयार हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत कब आजाद हुआ, तो आप जीके पढ़कर आप बता देंगे। याद कर लीजिए 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। लेकिन ये तो एक जानकारी है, इसमें स्वतंत्रता और गणतंत्र के बीच में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक, ये एक समझ है। तो सिलेबस को सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं है, दरअसल इस सिलेबस पर एक समझ भी विकसित करनी है और कहीं कहीं इस सिलेबस के ऊपर आपको अपना दृष्टिकोण भी व्यक्त करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जानकारी, नॉलेज, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग और इसके साथ ही आपका दृष्टिकोण, आपके व्यूज, आप स्टैंड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये तीनों चीजें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करने वाले, कलेक्टर बनने का अगर सपना देख रहे हो तो कलेक्टर बनने के लिए ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए जो है वीडियो क्वालिटी उल्टी पर जो अभी आप जो ध्यान दे रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, दीक्षांत आईएएस की किसी भी क्लास में बैठना तो मैं आपको एक सलाह देता हूं। वो सलाह ये है कि आपको टीचिंग वास्तव में पर्सपेक्टिव पर पहले आना चाहिए और धीरे धीरे आप इस चीज को समझ जाएंगे। मैंने सबसे पहले कहा कि हम सिलेबस पर और अप्रोच पर बात करेंगे, तो हमने आपको कहा कि प्री का सिलेबस आपके सामने है और आपके प्री के सिलेबस में संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। फिर मैंने आपको यह बताया कि अभी हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। क्या आप में यह समझ है कि आप ये समझे कि यह पब्लिक पॉलिसी का एक क्या है, उदाहरण है और इसमें क्या कहा गया है और क्या रोका गया है, क्या वास्तव में किसको अलाउड नहीं किया गया है, यह हमें समझना है और यह हमारे पॉलिटी के सिलेबस का क्या है, पार्ट है। इसी तरह से बच्चों, अभी भारत में जब कोरोना महामारी का प्रसार होने लगा तो पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के पहले से ही हमारा जो एक राज्य है कश्मीर, वहां पर पहले से ही इंटरनेट सर्विसेज जो थी वो बंद चल रही थी। कश्मीर की एक पत्रकार थी जेके, जम्मू कश्मीर टाइम्स नाम का अखबार निकालती थी, उनका नाम था अनुराधा भसीन। अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में एक उन्होंने क्या है, केस दायर किया। अनुराधा भसीन ने कहा कि आज के समय में इंटरनेट जो है वो बुनियादी चीज है और वो जीवन के अधिकार का पार्ट है, लेकिन कश्मीर में कितने दिन तक इंटरनेट जो है बंद रहेगा ये हमें कोई जानकारी क्या है, नहीं है। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुराधा भसीन के उस मुकदमे पर निर्णय दिया कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट पर पहुंच का जो अधिकार है वह मूल अधिकार है। अब ये क्या हो गया, ये अधिकार संबंधी क्या हो गया, मुद्दा हो गया। तो जो आप टेलीविजन में देखते हैं, जो आप सोशल मीडिया पर कुछ वास्तव में चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उन वास्तव में उन चीजों को अगर हम लोग यहां पर देखें तो उनमें से कुछ चीजें आपके सिलेबस का सीधे सीधे पार्ट हैं। और यही बात दरअसल आईएएस और पीसीएस की तैयारी को अलग बनाती है। आपसे किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, लेकिन जो करंट अफेयर्स
आपको आईएएस और पीसीएस में पूछा जाता है, उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात यहां पर यह है आईएएस और पीसीएस के संदर्भ में कि आपको उस पर आपकी ठीक ठाक अच्छी समझ क्या होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले जो लोग इस क्लास में, वर्चुअल क्लास में, दीक्षांत के वर्चुअल क्लास में जो कनेक्ट हुए बच्चे हैं, वो सबसे पहले ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के 5 जो पिलर हैं, उन 5 पिलर्स को ध्यान में रख लें। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। अब इस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बाद हम लोग यहां पर मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर थोड़ा देखेंगे कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या है, और इन सब के साथ क्या है, इन सब के साथ जो है और भी चीजों को देखेंगे। अब मैंने प्री के सिलेबस को थोड़ा आपको बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू, ये सब क्या है पढ़ना है। अब यहां पर इसके साथ ही मेंस के सिलेबस पर भी आ रहा हूं कि आपको मेंस में क्या पढ़ना है। मेंस में आपको जब आप पहला टॉपिक लेंगे, तो पहला टॉपिक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार। भारतीय संविधान ऐतिहासिक क्या है? आधार, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इसको क्या है आपको पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है वो विकास। 2 शब्द आपको अंग्रेजी में पढ़ने होते हैं, या अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एक है डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट है, और दूसरा वास्तव में क्या है? इवोल्यूशन है। डेवलपमेंट और इवोल्यूशन। डेवलपमेंट की बात जब हम कहते हैं तो जैसे एक शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और एक होता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें ग्रोथ भी हो, चेंज भी हो, डायरेक्शन भी हो और गोल भी हो, टारगेट भी हो। वास्तव में टारगेट भी हो। यहां इसका मतलब है कि जब हम लोग यहां पर इस चीज को क्या है, जब हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं तो यहां पर इस चीज को डिस्कस करने के संदर्भ में यहां हम लोग इस चीज को देखें। थोड़ा आप इसको देखिए कि मैंने कहा बच्चों की 2 शब्द हैं। एक शब्द क्या है? एक शब्द है डेवलपमेंट, और दूसरा जो शब्द है बच्चों, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। इसके लिए हिंदी में विकास शब्द यूज करते हैं, और इवोल्यूशन के लिए कई बार उद्विकास शब्द क्या है यूज करते हैं। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में बच्चों 3 चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं डेवलपमेंट में? पहला, डेवलपमेंट में ग्रोथ होती है। जैसे इधर बीच इस बच्चे में बहुत विकास हो गया तो लंबाई हो गई, शरीर वास्तव में क्या है, वास्तव में हो गया। तो ग्रोथ जो है यहां पर ये वृद्धि के लिए है। फिर इसके साथ ही ग्रोथ के अलावा यहां पर डेवलपमेंट में एक और चीज है, दिशा या डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्या है? होता है। और इसके साथ ही डेवलपमेंट का एक गोल भी होता है, एक लक्ष्य भी होता है। तो जब हम लोग डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, वास्तव में डेवलपमेंट शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें ग्रोथ, डायरेक्शन और गोल तीनों होता है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग इवोल्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं, उद्विकास शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ग्रोथ तो होती है, इसके साथ ही डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसमें कोई गोल की बात हम नहीं करते हैं। तो यहां इसका मतलब यह है कि हम दोनों तीनों संदर्भों को क्या है कि हम किसी भी शब्द को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस शब्द का
अर्थ क्या होता है, उस शब्द का आशय क्या होता है, उसके मतलब क्या है और मायने क्या है, ये चारों चीजें क्या है हमें जानना पड़ता है। तब हमारी एनालिटिकल पावर क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तब हम लोग क्या है वास्तव में जो विश्लेषण है उस विश्लेषण को वास्तव में अच्छे तरीके से क्या है हम कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका सिलेबस है, अब मैं आपके सिलेबस पर अगर आऊं तो यहां जो आपका जो सिलेबस है बच्चों, इस सिलेबस में अगर हम लोग ये देखें तो इस सिलेबस में जैसे मैंने कहा कि यहां पर शब्द है विकास, तो हमें अंग्रेजी वाले वर्जन को देखना पड़ेगा कि यहां पर डेवलपमेंट के लिए शब्द है या ये शब्द जो है इवोल्यूशन के लिए है। तो बच्चों यहां पर आपको क्लियर होना है कि ये शब्द यहां पर इवोल्यूशन के लिए है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। एक विकास है, अंग्रेज हमारे देश में आए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत की शासन प्रणाली को अपने हाथों में नियंत्रित कर लिया। उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से भारत में धीरे धीरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की प्रणालियों को उन्होंने विकसित किया। और इस तरीके से इस क्रम में फिर भारत के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन की, फिर अपने शासन की और फिर आजादी की उन्होंने मांग करना शुरू कर दी। इस दोनों तरह के वास्तव में कि अंग्रेजों के द्वारा नियंत्रण बनाए रखना और भारतीयों के द्वारा वास्तव में धीरे धीरे क्या है मांग करना, इनके माध्यम से दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। इंडियंस मांगते थे मन भर और अंग्रेज देते थे कण भर। अंग्रेज जो है कण भर क्या है देते थे, और इस तरह से वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो आजादी के पहले का संवैधानिक विकास यहां पर नहीं है। यहां पर आजादी के बाद भारत की संसद के द्वारा जो संशोधन किए गए, जो संविधान संशोधन किए गए उनको, और इसके साथ ही जो न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न निर्णयों के द्वारा, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न डिसीजंस के द्वारा जो बातें कही गई, उनके माध्यम से क्या है विकास हुआ, उनके माध्यम से वास्तव में क्या है विकास हुआ। तो इस तरह से भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार विकास आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको पढ़नी है। कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब विशेषताओं में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विशेषताओं में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें भारतीय संविधान की एक तस्वीर बनाने में मदद मिलेगी। अब यहां पर जैसे कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, एक विशेषता इसकी ये कही जाती है। भारतीय संविधान भारत में संघात्मक संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। अब आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको संघात्मक संसदीय प्रणाली शब्द या तो उन्होंने सुना नहीं होगा या सुना होगा, तो उस शब्द का खास मतलब क्या होता है, वह शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसको भी क्या समझना है। तो आपको यहां पर विशेषता पढ़नी है, विशेषता जो है वह पढ़ना है। इसके साथ ही आपको अमेंडमेंट जो हुए हैं उनको पढ़ना है। आपको जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको पढ़ना है, और इसके साथ ही जो भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या है पढ़ना है। पहले टॉपिक से ही आपको पता लग जाएगा कि समझकर अगर हम कोई चीज तैयार करते हैं तो हमारे लिए भारी नहीं रह जाती है, भारी वास्तव में क्या है नहीं रह जाती है। तो भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ये सभी चीजें क्या है आपको क्या है पढ़नी है पहले टॉपिक के भीतर। और हमारी जो शुरुआती कक्षाएं जो आपके साथ होंगी उनमें मैं इन्हीं पहले टॉपिक को ही पहले कंप्लीट करूंगा। फिर इसके साथ ही एक शब्द प्रयोग किया जाता है संघवाद, फेडरलिज्म। जो दूसरा टॉपिक है बच्चों
उसमें आपको फेडरलिज्म पढ़ना है। वास्तव में उसमें आपको फेडरलिज्म या संघवाद क्या है पढ़ना है। संघवाद वह प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है। अब मैं एक एक बात आपको बताऊंगा कि पावर क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, शक्तियों का पृथक्करण क्या है, और शक्तियों का विभाजन शक्तियों के पृथक्करण से कैसे भिन्न है, इस बात को आपको बताया जाएगा। और फिर शक्तियों के विभाजन से कैसे संघात्मक शासन प्रणाली निर्मित होती है, इस बात को भी आपको बताया जाएगा। शक्तियों का जो विभाजन है वह कैसे संघात्मक शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां। ये अगर हम लोग ये कहें कि ये इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको संघवाद पढ़ना है। एक और चीज है, आपको लोकल गवर्नमेंट भी यहां पर पढ़ना है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। तो पहला जो आपका मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का और यूपी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस सिलेबस में आपको यहां पर पहले टॉपिक में कुछ संविधान के फीचर्स पढ़ने हैं। जो दूसरा टॉपिक है उसमें वास्तव में क्या है, आपको संघवाद और पंचायती राज दोनों क्या है पढ़ना है। संघवाद और पंचायती राज दोनों पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक है, इसमें आपको शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ना है। इसमें आपको सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ना है और इसके साथ ही डिफरेंट कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है, जैसे हमारे देश में जो वास्तव में सिस्टम है वो अमेरिका के सिस्टम से कुछ मामले में मिलता है और कुछ मामले में डिफरेंट है। तो ये हमारा सिस्टम और अमेरिका का जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम में हम कंपैरिजन करके ये जाने कि कौन से बड़े बड़े अंतर हैं। ये आपको कहां पर पढ़ना है, ये आपको भारतीय संवैधानिक योजना तथा अन्य देशों के साथ क्या है तुलना में क्या है पढ़ना है। फिर इसके साथ ही यहां पर नेक्स्ट आइए कि आपको इसके साथ ही संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार क्या है पढ़ने हैं। यहां ध्यान दीजिए इस बात को कि मैंने आपसे एक उदाहरण लिया था कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हमारे बारे में फैसले कौन करता है, हम किस कानून को वास्तव में हमें स्वीकार करना चाहिए, किस कानून को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी महामारी के आने पर लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये फैसले हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकारें हैं वे करती हैं। और उन चुनी हुई सरकारों को कौन कंट्रोल करता है, तो सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चुनी हुई सरकारों को दो वास्तव में चीजें कंट्रोल करती हैं, एक संसद और दूसरा संविधान। संविधान कुछ चीजों को शक्तियों के पैमाने पर पहले से ही तय कर देता है कि आप इन्हीं शक्तियों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि संविधान के द्वारा, संविधान जो है उसके द्वारा दरअसल क्या है, कुछ चीजों को, कुछ वास्तव में बातों को पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। तो संविधान और संसद ये दोनों क्या है, सरकारों पर क्या है, लगाम लगाते हैं। संविधान के तहत ही न्यायालय है, न्यायालय कई बार सरकार के फैसलों को पूरी तरह से नकार देता है। न्यायालय कई बार सरकार के द्वारा पारित किए गए या पारित करवाए गए कानूनों को वास्तव में नकार देता है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो जिम्मेदार बनाने की बात है, वो जिम्मेदार बनाने की बात कुछ संस्थाओं के द्वारा होती है और उन संस्थाओं का भी आपको यहां पर क्या है, अध्ययन करना है। संसद और राज्य विधायिका, संसद जो है वो केंद्र स्तर की एक संस्था है और राज्य विधायिका में विधानसभा आदि आते हैं। उनके संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार
और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय को आपको पढ़ना है। ऐसे आप देखेंगे तो आपको इससे कुछ भी पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सिलेबस को क्वेश्चन से मिला लेंगे तो आपको चीजें पता लगेंगी कि हमें तैयारी क्या करना है। मैं आपको ज्यादा प्रॉमिस, मतलब ये मत सोचिएगा कि सर ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उस क्वेश्चन को करने में कोई असुविधा महसूस करेंगे, समझदारी के स्तर पर और जानकारी के स्तर पर। जहां तक रही याद करने की बात, समझकर याद करने की बात या बिना समझे याद करने की बात, ये जो जिम्मेदारी है ये आपकी है। तो इसलिए हम लोग इन विषयों को प्रश्नों के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि तैयारी का अप्रोच, सबसे सही अप्रोच क्या है? तैयारी का अप्रोच न तो वीडियो क्वालिटी है, तैयारी का अप्रोच न तो वास्तव में कोई टीचर है। तैयारी के अप्रोच में दो ही मानदंड हैं, एक आपका सिलेबस, दूसरा आपके सामने या पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन। अगर मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाया और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैंने ये कहा कि सिलेबस आपका पूरा हुआ या इस टॉपिक में जो बातें थी पूरी हुई, अगर आप उसके बाद उसके प्रश्न करने की स्थिति में रहते हैं तो इसका मतलब कि मैंने अपने गाइडेंस के तहत जो एक अकाउंटेबिलिटी थी, जो मुझे करना था, वो मैंने क्या किया। अब आपके ऊपर है कि आप उस समझ के आधार पर अच्छी तैयारी करते हुए आप सिलेक्शन की तरफ क्या है बढ़ें। यहां इसका मतलब यह है कि तैयारी के अप्रोच में दूसरा गोल्डन रूल, पहला रूल मैंने बताया था कि तैयारी के अप्रोच में क्या चाहिए? जानकारी चाहिए, समझदारी चाहिए और दृष्टिकोण लेने की, निर्मित करने की क्षमता होनी चाहिए। आप में स्टैंड लेने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी मुद्दे पर। तो जानकारी, समझदारी और स्टैंड लेना या दृष्टिकोण रखना, यह पहला गोल्डन रूल है। तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल, आईएएस की तैयारी का मानदंड क्या है? आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस और प्रोबेबल क्वेश्चंस। अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आप इन दोनों प्रश्नों को करने की क्षमता आप में विकसित हो जाती है, तो इसका मतलब कि गाइडेंस प्रदान करने वाली संस्था ने या टीचर ने आपके साथ जस्टिस किया। बच्चों, हिंदी माध्यम में जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस में कई बार इस प्रकार की जो अक्षमता है या कमियां हैं, वो क्या है, देखी जाती हैं। और वो क्यों देखी जाती हैं, इस बात को भी मैं थोड़ा आपसे करना चाहूंगा कि भाई ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस के संदर्भ में या ये जो चीजें हैं वे क्यों देखी जाती हैं। तो यहां पर क्यों देखी जाती हैं इसको आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं और उन्हें 3 सीढ़ियां चढ़नी हैं। एक सीढ़ी है प्री की, दूसरी सीढ़ी है मेंस की और तीसरी जो सीढ़ी है वह इंटरव्यू की है। तीसरी जो सीढ़ी है वह इंटरव्यू की है। अब यहां पर विद्यार्थी का जो लेवल है वो बहुत ऑर्डिनरी, या हम कह सकते हैं कि वो 0 लेवल पर है। सिलेक्शन के लिए उसको यहां तक क्या पहुंचना है। तो आज मैं आपको अगर 2 बात बताता हूं तो वो 2 बात आपके 0 लेवल से ज्यादा है। वह वास्तव में क्या है, वह 0 लेवल से क्या है, ज्यादा है। लेकिन वो 2 बात आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। आपके सिलेक्शन के लिए 10 बातों की जरूरत है मान लीजिए। तो अब यहां पर
आप रिलेटिवली अपने आप को इंपावर्ड महसूस कर रहे हैं। वास्तव में आप रिलेटिवली वास्तव में एक इंपावर्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते थे। आज आप पॉलिटी में, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे और जिनका ख्वाब है, जिनका सपना है कि वो सिविल सर्विसेज में आए, वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करें। तो जो फिजिक्स पढ़कर आया है, जो केमिस्ट्री पढ़कर आया है, जो मैथ्स पढ़कर आया है, या जो इतिहास पढ़कर आया है, जो समाजशास्त्र पढ़कर आया है, वो विद्यार्थी जो है, वह विद्यार्थी पॉलिटी में हो सकता है कि न के बराबर समझ रखता हो या जानकारी रखता हो। तो आज तो मैं दो बात भी जो बताऊंगा, वह दो बात क्या होगी, वह वास्तव में क्या होगी, आपको ज्यादा लगेगी। लेकिन बच्चों, इस दो बात से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आज के डेट में आप हमें जज नहीं कर पाओगे। आप तो उस दिन हमें जज कर पाओगे जिस दिन आप मेंस लिखोगे, और मेंस लिखने में अभी साल 2 साल का वक्त लग सकता है। इसलिए हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कई बार इस चीज में अंतर नहीं कर पाता है कि आज जो मेरे लिए ठीक है, क्या कल जो एग्जामिनेशन की डिमांड है, उस एग्जामिनेशन की डिमांड के अनुसार क्या वो सफिशिएंट होगा। कुछ चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती। कोई बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है, लेकिन वो उत्तर लिखने के लिए सफिशिएंट हो, ये जरूरी नहीं है। हिंदी माध्यम के बच्चे कई बार इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं, और वो बड़े बड़े प्रलोभन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ऊंची दुकान, फीके पकवान के चक्कर में क्या होते, फंस जाते हैं। वे जब वो पूरी कोचिंग करके साल, 1.5 साल, 2 साल वास्तव में निकल जाता है, उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि उनका समय और पैसा दोनों सही तरीके से निवेश नहीं हो पाया। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि आप इस तरह की दुविधा से बिल्कुल आज इसी क्षण अपने आप को मुक्त कर लीजिए। जितना पढ़ते जाओगे, लास्ट में ये बात सोचोगे कि सर लोगों ने जो पढ़ाया है उसमें जस्टिस किया है। आप ये कह नहीं पाओगे कि हमने आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जिससे एग्जाम बीट कर दिया जा सके। हमारे साथ जुड़े हुए हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, वो हमसे ये नहीं कह सकते कि सर ने जो पढ़ाया है, सर ने जो वास्तव में पढ़ाया, वो वास्तव में क्या है, हमें इतना इंपावर्ड नहीं कर पाया। दरअसल मुद्दा यही है कि हम आपके लेवल को इतना उठाएं कि आप एग्जाम बीट कर सको। आपके लेवल को थोड़ा आपको क्या है जानकारी देकर गुरु भक्ति पैदा कर लें, अपनी महानता का गुणगान आपसे करवाएं, और 2 साल बाद जो है, आप 3 साल बाद जहां हैं वहीं आप रह जाएं। तो इससे मुझे भी अंततः क्या है, मेरी भी पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हम लोग जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उसमें हम आपको वास्तव में क्या है, हम आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। हम आपको गुणगान कराने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको वीडियो क्वालिटी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। वीडियो क्वालिटी बनकर, कंज्यूमर बनकर यार क्लास करोगे तो मजा नहीं आएगा। हम लोग 15, 16, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और वीडियो क्वालिटी क्या है, दीक्षांत की वीडियो क्वालिटी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत शानदार है। हम लोगों से सुबह से शाम तक लोग मिन्नतें करते हैं कि सर वीडियो क्वालिटी घटा दीजिए, इस वीडियो क्वालिटी की वजह से हमारा डाटा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, वो हमसे अगर कुछ सीखने आए हैं, अगर अपने जिंदगी में कुछ करने आए हैं, अगर आप हम सभी गुरुजनों से कुछ सीखने आए हैं, तो आपको पहले क्या है, अच्छे से ग्रहण करना पड़ेगा। और ग्रहण करने में ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप इसलिए ग्रहण कर रहे हैं ताकि आप सिलेक्ट हो सकें, ताकि आप इस एग्जाम को बीट करके आप एक अच्छी नौकरी क्या है हासिल कर सकें, आप कलेक्टर बन सकें, आप कप्तान बन सकें। इसलिए इस यात्रा में आप ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ाने वाले, अगर मैं इस अप्रोच से पढ़ाऊं कि आप नहीं समझ पाओगे आईएएस लेवल की बात, तो मैं आपका इंपावरमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस अप्रोच से पढ़ाऊं कि आपका बैकग्राउंड बहुत वीक है और आप सरकारी प्राइमरी स्कूल से पढ़कर आए हो, आप टाट पट्टी पर पढ़कर आए हो, लालटेन में पढ़कर आए हो, आप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको इंपावर नहीं कर पाऊंगा।
आपको एकलव्य समझकर, आपको अर्जुन की तरह जैसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी है वैसे आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। आपकी क्षमताओं पर विश्वास करना पड़ेगा, आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा और आपको खुद जागना पड़ेगा। आपको आपके अलावा कोई आईएएस नहीं बना सकता। हम केवल टार्च बीयरर हैं, वी आर ओनली टार्च बीयरर। हमारा रोल 20% है, वो दिशा दिखाने का है। आपका परिश्रम कम कर सकता हूं, आपको सही दिशा दिखा सकता हूं, आपको प्रश्न करने की क्षमता पैदा कर सकता हूं, लेकिन यहां पर क्या है, आपको मैं याद नहीं करा सकता, याद आपको करना होगा। इसलिए बच्चों आंख खोल लो, ये बात पूरे गंभीरता से, पूरे होशो हवास में क्या है कर रहा हूं। ये प्री मेंस और इंटरव्यू, दीक्षांत आईएएस के पास 250 बच्चों का एक पूरा बैच है इंटरव्यू का। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे जानते होंगे कि हम लोगों ने इंटरव्यू में जब बाकी संस्थान बच्चों को बुला रहे हैं तो दीक्षांत के पास उसकी क्वालिटी की वजह से बच्चे खुद आते हैं। इसलिए आप अभी जिस लेवल पर हो, आप हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में, दीक्षांत आईएएस के बारे में, डॉक्टर एस.एस. पांडे के बारे में आपको भी पता करना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत निश्चिंत रहिए, आप बहुत अच्छी जगह पर हैं। आपको वास्तव में क्या है, अब यहां पर आप देखिए कि आपको सिलेक्शन के लिए 10 मानदंड, 10 सीढ़ी पर पहुंचने की जरूरत है। आप 0 पर हो, मैं चालाक शिक्षक हूं, मैं आपकी कमजोरी को भांपकर आपको क्या है कुछ बातें भाषाई लट्टू बनाकर बढ़ा दूं, लेकिन मैं आपको उस लेवल पर नहीं जा पाऊं। उस लेवल पर वास्तव में क्या है, अगर मैं नहीं ले जा पाया तो मैंने अपने पढ़ाने के साथ ईमानदारी नहीं बरती। मैं आपके सिलेक्शन के लिए हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इसलिए मैंने कहा कि तैयारी का पहला गोल्डन रूल, तैयारी का पहला गोल्डन रूल याद रखना, ये जीवन में काम आएगा। पहला गोल्डन रूल क्या है? जानकारी। दूसरा इसमें क्या है? समझदारी। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। केवल अवेयरनेस से आईएएस नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखना। अवेयरनेस ल्यूसेंट पढ़कर आईएएस नहीं बन पाओगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़कर इलाहाबाद में बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ और जब उनको समझाया जा रहा था कि शॉर्टकट मत लो तो वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए ये ध्यान रखना कि आईएएस पीसीएस बनने का कोई भी रास्ता शॉर्टकट का नहीं है। तुमको कोई गाइड, तुमको कोई चीज जिस पर तुम एकदम से किताब छोड़कर भरोसा करोगे, वो तुम्हें वास्तव में क्या है, वास्तव में वह तुम्हें सफलता की तरफ नहीं ले जाएगी। जानकारी चाहिए, समझदारी चाहिए और इसके साथ ही आपका दृष्टिकोण चाहिए। और हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम आपको इंपावर्ड करेंगे। किस संदर्भ में? आपको नॉलेजेबल बनाएंगे। वी मेक योर अंडरस्टैंडिंग शार्पन। हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्या करेंगे? शार्प करेंगे। आप शीशे की तरह छोड़ दो, आप हीरे की तरह आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? पारदर्शी हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप एक संतुलित दृष्टिकोण रखेंगे जो एक प्रशासनिक अधिकारी के, वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी के संदर्भ में क्या है जरूरी होता है। तो गोल्डन रूल पहला ये है, आप इस गोल्डन रूल को यहां पर अपनाइए। दूसरा, हमारे पढ़ाने की कसौटी क्या है? हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा एग्जाम बीट करे और एग्जाम बीट करने की कसौटी क्या है? पेपर को वो फाड़ कर रख दे, पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में क्या है उसकी जान निकाल दे। कोई सवाल ऐसा न हो जो उसके सर के ऊपर से गुजर जाए। पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा पेपर को फाड़ कर रख दे, ये होता है। और इसमें क्या है, कसौटी क्या है? यहां पर पाठ्यक्रम और इसके साथ ही प्रश्न, दरअसल दो ही क्या है, दो ही गाइडिंग स्टोन हैं, दो ही दरअसल गाइडिंग लैंप हैं, कोई टीचर नहीं। हम इसके लिए पढ़ा रहे हैं। हम वास्तव में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हम वास्तव में केवल और केवल इसलिए नहीं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, अब जाओ, आप झोला लो, निकल लो, फिर मत दिखना, आपसे हमारा नाता खत्म, आपने पैसा जमा किया, आपका पैसा खर्च हुआ, हमने सेवा दे दी, चीजें क्या है खत्म हो गई। इस दृष्टिकोण से एक सच्चा शिक्षक नहीं पढ़ाता।
हम लोग पुरानी परंपरा के मुखर्जी नगर के कुछ बचे हुए अभी शिक्षक हैं जो अपने बच्चे को लास्ट तक ये चाहते हैं। इंटरव्यू के समय भी आप पूछोगे तो दीक्षांत टीम ने 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक मेहनत की है। 12-12 बजे तक हम लोगों के सेशन बच्चों के साथ चलते रहे हैं और उसमें हमने उस सेशन के लिए कोई फीस नहीं ली। इसलिए जो है केवल इतना ही हमें चाहिए जिससे सम्मान के साथ जी सके। टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह बनने का शौक हम लोगों को नहीं है। हम शिक्षक हैं। शिक्षक जो होते हैं उनको पूंजीपति, उद्योगपति बनने का शौक नहीं होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम और प्रश्न ये क्या है, आपको क्या है, ये आपकी कसौटी है। और तीसरी बात यहां पर ध्यान रखना कि पढ़ने में कितने भी अच्छे होगे, अगर प्रश्न को हल करने और लिखने में अच्छे नहीं हुए तो आपको वास्तव में कोई भी चीज क्या है मददगार नहीं होगी। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन प्रैक्टिस का भी यह तरीका नहीं होता है। प्रैक्टिस का यह तरीका नहीं होता है कि हम कहीं से बाजार में कुछ भी उठा लें। इतना ज्यादा आप मुखर्जी नगर आ जाओगे, फोटो स्टेट की, लॉकडाउन के पहले फोटो स्टेट की दुकानें खुली हैं। यार अगर मैटर से कोई आईएएस बनता ना तो मैटर पढ़ के न जाने कितने लोग क्या है आईएएस बन जाते हैं। आदमी माइंड से क्या है आईएएस बनता है, मैटर से नहीं बनता है। मैटर हमारे माइंड को उद्बुद्ध करने का, इंपावर करने का एक जरिया है। इसलिए मैटर का रोल है लेकिन वो माइंड के लिए है। लिखना आपको है, समझना आपको है। अगर यहां पर वास्तव में यहां पर आप ये देखेंगे कि जो तीसरी बात यहां पर है कि अगर आप लिखने में कमजोर हुए, अगर आप सवाल को हल करने में कमजोर हुए तो दरअसल क्या है, आप जो है आप प्रैक्टिकल चीज को नहीं समझ पाए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो किसी भी विषय को बहुत अच्छा बताएंगे, लेकिन उसकी कमी क्या होती है, उन्होंने कभी भी उस फॉर्मेट में लिखकर नहीं देखा। दरअसल जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से सिविल सर्विसेज का फॉर्मेट जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। सिविल सर्विसेज के फॉर्मेट में एग्जैक्टनेस की, सटीकता की बहुत ज्यादा क्या है आवश्यकता होती है। आप बहुत ज्यादा जानते हैं लेकिन आप जानकर करेंगे क्या? अगर आप 150 शब्द में आपको लिखना है तो आपको बहुत एग्जैक्ट बातें क्या है जानना पड़ेगा। इसका मतलब कि गोल्डन रूल ये भी है कि लिखना और लिखने के साथ साथ अगर मैंने कुछ पढ़ा है और मैं उसको ओएमआर सीट पर अच्छे तरीके से भर के नहीं आ पाया तो वैसी स्थिति में क्या है, अब वैसी स्थिति में आप वास्तव में क्या है हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आपके पढ़ने का वास्तव में मकसद क्या है। आपके पढ़ने का जो मकसद है वह मकसद क्या है, वह मकसद एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए ऑनेस्टी से पढ़ो, 4 ही घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो पूरे क्वालिटी के साथ पढ़ो। जियो तो ऐसे जियो कि जैसे अंतिम दिन जी रहे हो, और सीखो तो ऐसे सीखो जैसे पूरी जिंदगी बची हुई है। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। तो अगर कोई काम करो तो पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, 100% करो। अगर पढ़ो तो ये नहीं कि ऐसे पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप खुला हुआ है, बाकी चीजें हाफ हार्टेड पढ़ रहे हैं, उससे काम नहीं होगा। दरअसल आप जब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, समाज पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स में, मैथ्स में अगर आप कोई चीज नहीं समझ रहे हैं तो आपको वास्तव में क्या है, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इतिहास में क्या है कि बाबर वाले चैप्टर में 2-4 बातें ग्रहण की, अकबर तक आते आते 2-4 ग्रहण किया, छोड़ा, पढ़ रहे हैं, तो हाफ हार्टेड भी इसमें पढ़ना हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने ये बहुत महसूस किया कि दरअसल आपके अप्रोच के साथ आपकी रीडिंग क्वालिटी ये बहुत जरूरी है, आपका फोकस और आपकी रीडिंग क्वालिटी। अगर आप ये समझ जाएं कि आपको क्या करना है तो आप अपने आप को उसके अनुसार ढाल ले जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि आपका अप्रोच निर्मित करना, कि आपको करना क्या है।
आप केवल यहां पर विषय का ज्ञान लेने नहीं आए। वो ज्ञान तो हम लोग 10, 15, 20, 25, 30 दिन जो हमारा शेड्यूल है उसमें तो देंगे ही देंगे। दरअसल आप कुछ सीखने भी आए हैं, और उस सीखने में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब आदमी किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को पकड़ना है, ये क्या है, सीख जाता है। इसलिए ये गोल्डन रूल्स क्या है, याद रखना। गोल्डन रूल नंबर 1, जानकारी चाहिए, समझदारी चाहिए और दृष्टिकोण चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 2, कोई आइकॉन नहीं है तैयारी का, नॉट यू एंड नॉट वी। दरअसल आपकी तैयारी की 2 कसौटियां हैं, आपका सिलेबस और क्वेश्चन, और सारा प्रयास इसीलिए हो रहा है। तीसरा, केवल तैयारी से कई बार काम नहीं चलता है, हमें प्रैक्टिकलिटी में देखना पड़ता है कि हमने जिसके लिए तैयारी की है हम प्रैक्टिस में उसको ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का आपके पूरी यात्रा में क्या होगा, समावेश होगा। तो इसलिए यहां पर मैंने ये आपसे बातें क्या है कि अब यहां पर मैं जो सिलेबस के डिस्कशन को डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि जब आप सिलेबस पढ़ना शुरू करते हैं तो सिलेबस में आप ध्यान दीजिए कि सिलेबस में मैंने आपसे कहा कि भाई क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सिलेबस जब आप मेंस का शुरू करते हैं तो पहला जो है जनरल फीचर्स आप पढ़ते हैं, दूसरा वास्तव में संघवाद पढ़ते हैं, संघवाद और स्थानीय शासन दूसरा टॉपिक है, तीसरा शक्तियों के पृथक्करण का है, चौथा संवैधानिक योजना की तुलना का है, फिर इसमें नेक्स्ट आप देखिए 5वां टॉपिक जो है हमें कह सकते हैं विधायिकाओं से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही जो 6वां जो टॉपिक है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका से क्या जुड़ा हुआ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये जो टॉपिक हैं इनमें दरअसल सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में आपको पढ़ना है, सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ना है। अभी तक ये जो टॉपिक थे ये दरअसल स्टैटिक टॉपिक हैं, ये वास्तव में क्या है, स्टैटिक टॉपिक हैं। अब यहां पर मंत्रालय और विभाग के संबंध में प्रभावक समूह, प्रेशर ग्रुप, इसके साथ ही फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन, ये दरअसल हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटी के टॉपिक हैं, ये सिस्टम के टॉपिक हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक नहीं हैं, ये वास्तव में क्या है, ये पॉलिटी के टॉपिक हैं, पॉलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं। फिर इसके साथ ही जो आईएएस होता है, जो पीसीएस होता है बच्चों, वह चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाता है, और एक पद होता है जो भारत में इलेक्शन के टाइम में सुनने में आता है, जिला चुनाव अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। आप में से कुछ लोगों को यह पता होगा कि भारत में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कौन होता है, वो डीएम होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। और आप उसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप भी वास्तव में पुलिस कप्तान बनना चाहते हैं, पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, आप ये बनना चाहते हैं। तो आप जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप जब सोचते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर चुनाव के समय जितने अधिकारी होते हैं वो चुनाव में कोई ना कोई भूमिका जरूर अदा करते हैं। अच्छा, चुनाव कुछ कानून के तहत होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। इसलिए आपके सिलेबस में यह चीज क्या है लगा दी गई कि ये आप पढ़कर आओ। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट लॉज, यू कैन से देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स। The one act is Representation of People's Act 1950, 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, and there is another act in the same name but the year is different, नाम वही है लेकिन ईयर क्या डिफरेंट है, वो क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये आपको पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में जो एक एक बात लिखी हुई है वो जिस दिन आप साहब बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, उस समय फैसले करने के लिए जरूरी है। और पॉलिटी तो आपको हर जगह क्या है काम आएगी, जीवन में हर जगह राजनीति है, क्या बाहर क्या घर। इसलिए राजनीति को समझना जो है, कई बार राजनीति को समझकर हम अच्छा निर्णय भी कर सकते हैं।
कई बार इसीलिए जैसे लोग कई बार दुखी होते हैं कि यार मेरे साथ बड़ी पॉलिटिक्स हो गई, तो आप उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या दुख दर्द है आपका। तो जब आदमी ये कहता है कि यार मेरे साथ बड़ी पॉलिटिक्स हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वह पॉलिटिक्स को क्या है भेद नहीं पाया, समझ नहीं पाया। तो इस तरह से क्या है, निहत्था टाइप का इंसान जो हारा हुआ टाइप का हो, वो नहीं बनना है। राजनीति जो है वो दरअसल क्या है, समझने और राजनीति को समझने के साथ ही राजनीति का शिकार बनने की भी कई बार आवश्यकता होती है। तो यहां पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं ये आपको पढ़ना है। इसके साथ ही हमारे संविधान की बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जो पोस्ट वास्तव में हमारे पॉलिटिकल लाइफ को और हमारे, हम कह सकते हैं कि टोटल लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे आप उदाहरण लीजिए, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 के तहत एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पोस्ट है। अब ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो यहां पर ऐसे पोस्ट के बारे में भी आपको क्या पढ़ना है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। इसके साथ ही स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और इसके साथ ही अर्ध न्यायिक निकायों के बारे में भी क्या है आपको पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में संविधान की विशेषताएं, संविधान से जुड़े हुए जो सामान्य पहलू होते हैं, दूसरे टॉपिक में संघवाद, उसी में स्थानीय शासन के तहत पंचायती राज, तीसरे टॉपिक में शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, चौथा जो टॉपिक है उसमें कंपैरिजन करना है विभिन्न देशों की संवैधानिक योजना से, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से कंपैरिजन का टॉपिक। जो इसके साथ ही यहां पर जो पांचवा और छठवां जो टॉपिक है, पांचवें टॉपिक में आपको यहां पर यह बताया गया। फिर इसके साथ ही आपको संसद, राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके साथ ही प्रेशर ग्रुप्स, इन सब को क्या है आपको पढ़ना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इनको क्या है आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही विभिन्न संवैधानिक पद, संस्थाएं, सब कुछ क्या है, इनसे जुड़ी हुई चीजें क्या है आपको पढ़ना है। और ये सब वास्तव में पढ़ने के बाद, ये सब जो पढ़ने का जो वास्तव में आशय है, तो उस आशय के बाद जो है यहां पर एक आपको नोट्स दिया जाएगा मेरी क्लास के साथ। तो ये मैंने एक सामान्य पहलू की क्या है चर्चा की। अब मैं कुछ जो शुरुआत करूंगा बच्चों, वो वास्तव में क्या है, हम लोग यहां पर जो शुरुआत करेंगे वो वास्तव में क्या है, शब्दावली से शुरू करेंगे। तो यहां पर मैं श्री गणेश कर देता हूं, और वह श्री गणेश क्या है, तो इसको कहेंगे भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो है यहां पर इसको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में दरअसल क्या होते हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, या हम कह सकते हैं कि शब्दावली में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा। मैं यहां पर यह मान रहा हूं कि आप में से ज्यादातर जो लोग हैं, उन ज्यादातर बच्चों को कुछ नहीं आता है, इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं आता है। और वैसे इस क्लास में जो पढ़े हुए बच्चे भी बैठे होंगे, उनको भी जब ये टर्म्स में बताऊंगा तो उनकी एनालिटिकल पावर और क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटी कुछ कॉन्सेप्ट्स का खेल है। पॉलिटी में अगर आपके कुछ मास्टर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप किसी भी चीज को देखकर प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे कि ये आगे ऐसा ऐसा होगा। और बहुत सारी चीजें जो आप रटकर याद करते हैं, उनको याद करने की, रटकर याद करने की जरूरत क्या है, नहीं रह जाएगी। वैसे इस विषय में जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, उनको तो आपको याद करना पड़ेगा,
लेकिन अगर उसमें समझ का धागा जुड़ जाए, अगर वास्तव में समझ का जो धागा है वह धागा क्या है जुड़ जाए, तो वह क्या है आपके याद करने की जो क्षमता है उस क्षमता को क्या है बढ़ा देगा। तो हम लोग इस पर आते हैं, थोड़ा सा आज श्री गणेश कर लेते हैं, जैसे आपको पता लगे कि भाई कैसे किस तरह से क्या है चीजों को करवाया जाएगा। तो भारतीय राज व्यवस्था जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि राजनीति किसको कहते हैं, पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, पॉलिटिक्स जो है वह क्या होती है। फिर आपको दूसरा शब्द यह पता होना चाहिए कि व्यवस्था किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं यह आपको पता होना चाहिए। और जब आप राजनीति और व्यवस्था को समझ लेंगे बच्चों, तो यहां पर इसके साथ ही फिर मैं आपको बताऊंगा कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, स्टेट किसको कहते हैं। राज्य और इसके साथ ही स्टेट के साथ ही यहां पर दो और टर्म है। एक शब्द होता है देश, देश को यहां पर कहते हैं कंट्री, कंट्री किसको कहते हैं। और एक शब्द होता है बच्चों नेशन, राष्ट्र, नेशन किसको कहते हैं। ये सब शब्द समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दो शब्दों को ध्यान से समझें। एक को संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं, और दूसरे शब्द को बच्चों जो है सभ्यता कहते हैं। संस्कृति और सभ्यता को क्या है समझें, संस्कृति और सभ्यता को क्या है आप समझें। सिविलाइजेशन और कल्चर को जब आप समझ लेंगे तो इसके बाद आपको संघ मैं बताऊंगा कि एसोसिएशन किसको कहते हैं, एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या है। इसके साथ ही संघ के साथ साथ समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, इसको समझें। कम्युनिटी जो है इसको क्या है समझें। और संघ और समुदाय के साथ साथ जो वास्तव में संघ और समुदाय हैं, इनके साथ साथ फिर हम लोग यहां पर राज्य के बाद जो है सरकार को समझेंगे। ये कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, इनको मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, इसलिए कि विस्तार में आपके रास्ते खो जाएंगे। मैं इनको केवल इसलिए समझाऊंगा कि इन शब्दों को जैसे ही आप सुने तो इनके वास्तव में क्या है, इनके वास्तव में जो अर्थ हैं उन अर्थ को समझकर आप अच्छे से वास्तव में विश्लेषण करने की स्थिति में क्या आ जाए। तो राजनीति क्या है, व्यवस्था क्या है, राज्य क्या है, देश क्या है, राष्ट्र क्या है। राष्ट्र को परिभाषित करने के संदर्भ में कल्चर की अवधारणा क्या होती है, इसमें अंतर जो होता है सभ्यता से, संघ क्या है, समुदाय क्या है, ये सब जो है 10 शब्द मैंने क्या है लिए हैं। इस तरह से मैं 25 से 30 शब्द बच्चों क्लियर करूंगा, कुल मिलाकर 32 के आसपास शब्द हैं। ये शब्द क्लियर होने के बाद आपको पॉलिटी की कोई भी जो किताब है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी जो न्यूज है, वो किताब और न्यूज जो है आपको समझने लायक आने लगेगा। अखबार आपको वास्तव में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चीजों को आप एनालिटिकल तरीके से समझ सकेंगे, एनालिटिकल जो टूल है उस टूल को क्या आप समझ सकेंगे। तो ये सब चीजें क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहां पर मैं सबसे पहले राजनीति शब्द को लेता हूं, राजनीति शब्द को सबसे पहले यहां पर क्या है समझता हूं। और जैसा मैंने कहा कि पेपर पेंसिल, पेपर पेन मोड, इसके साथ ही ईयरफोन आप जिसमें भी देख रहे हो उसके माध्यम से थोड़ा सा जैसे आप क्लास में आप बैठे रहते हैं और क्लास में बैठकर आप क्या है वास्तव में चीजों को करते रहते हैं, वैसे ही आप ये करें। अब यहां पर मैं राजनीति शब्द पर आता हूं। राजनीति शब्द का क्या मतलब होता है, मैं यहां पर 3-4 उदाहरणों के माध्यम से यहां पर राजनीति शब्द को क्या है क्लियर करूंगा कि राजनीति जो है वह क्या होती है। जैसे यहां पर आप उदाहरण से देखें कि राजनीति शब्द के लिए कई बार हम कहते हैं कि संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी
राजनीति में आए, राजीव गांधी राजनीति में आए। एक उदाहरण हमने, एक एग्जाम्पल यहां पर हमने ये लिया, ठीक है। दूसरा यहां पर मैंने उदाहरण लिया कि यह मेरा निजी मामला है, यह मेरा निजी मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तीसरा यहां पर, यहां जो है एक शब्द यहां पर आया, दूसरा शब्द यहां पर आया। तीसरा, भारत चीन को, भारत व चीन को अपने सीमा विवाद का सैनिक समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहिए। चौथा, मनरेगा के या एमजी नरेगा के पैसे ने पंचायतों की राजनीति को दूर तक प्रभावित किया है। दूर तक प्रभावित किया है। यहां पर ये जो है वास्तव में दोनों चीजें जो है, या चार उदाहरण मैंने लिए हैं, ठीक है सर। यहां जो एक सवाल है, प्रासंगिक सवाल है यहां पर, तो यहां जो पुस्तक आपको पढ़नी है, पुस्तकें जो है, बुक जो है, यहां पर सजेस्टेड जो है, जो बुक्स हैं, तो आपको पहले तो क्या है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इसमें भारतीय संविधान और सिद्धांत व व्यवहार आपको पढ़ना है। ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी है। राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ना है। राजनीतिक जो सिद्धांत है, वह राजनीतिक सिद्धांत भी आपको क्या है, पढ़ना है। और यहां पर इसके साथ ही यहां एक भारतीय संविधान एक किताब आई है, माधव खोसला की किताब है। माधव खोसला, पतली सी किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है। इस किताब को पढ़िए। और ये दोनों जो है 11th क्लास की हैं, ठीक है। और इसके साथ ही भारतीय संविधान, भारतीय शासन और राजनीति, ये चौधरी और कुमार की किताब है। इसको आप पढ़िए। मैंने यम लक्ष्मीकांत की बुक सजेस्ट नहीं की है, लेकिन अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने पढ़ लिया है तो आप उसी किताब को बार बार पढ़िए, उससे फायदा होगा। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल नई शुरुआत करनी है तो भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार पढ़े। राजनीतिक सिद्धांत की जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, उसको पढ़े। और भारतीय संविधान एक माधव खोसला की किताब आई है, नई किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। मेंस के लिए सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। भारतीय शासन और राजनीति, ये ओरिएंट मैन ब्लैक स्वान से किताब आई है, चौधरी और कुमार की। ये भी एक मेंस के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसके साथ ही
आपको संविधान का बेयर एक्ट लेना पड़ेगा। बेयर एक्ट कहते हैं, बेयर एक्ट। ये बेयर एक्ट किसका लेना पड़ेगा? ये आपको संविधान का लेना पड़ेगा। इतना आप करिए, बाकी हम लोगों के नोट्स से क्या हो जाएगा। जो भी किताब आप पढ़ें, जैसे जो भी किताब आप पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब कोई भी अभी पहले शुरू में ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी बुक्स ले लें और बहुत सारी बुक्स लेकर उनमें से कुछ किताबों को पढ़ें और आपको कठिन लगे तो आपको पूरा विषय ही आपको क्या है उसके प्रति जो परसेप्शन है आपका खराब हो जाएगा। तो बहुत सिंपल, बहुत एनसीईआरटी से आप शुरुआत करिए। और अगर किसी भी विद्यार्थी को इसके बावजूद किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो फिर मुझे आप चैट के माध्यम से बताएंगे तो मैं आपको एक और किताब सजेस्ट कर सकता हूं। वो किताब मुझे अभी इस समय अंदाजा नहीं है कि वह प्रिंट में है कि नहीं है, लेकिन वह किताब अगर प्रिंट में नहीं होगी तो आपको फोटोकॉपी उसका अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वह किताब है एमबी पायली की, जिसको मतलब जो किताबें, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है कि आपको लगता है कि पॉलिटी बहुत भारी भरकम विषय है, तो बहुत सिंपल भाषा में उसमें चीजों को क्या बताया गया है। इसके अलावा सुभाष कश्यप की जो किताब है हमारा संविधान, वो एक बेहतरीन किताब है याद करने के, समझने के दृष्टि से। कुछ किताबें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं लेकिन वो टाटा के ट्रक की तरह हैं, और टाटा के ट्रक को जो आल्टो भी जिसने नहीं चलाया है उसको अचानक वास्तव में टाटा का ट्रक आप दे दोगे तो वो कभी बाएं कभी दाएं इस तरह से क्या है लेकर जाएगा और कहीं एक्सीडेंट कर देगा। तो इसलिए क्या है, आप कुछ जो मैंने किताबें सजेस्ट की, आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये जो वास्तव में एनसीईआरटी है, वास्तव में उससे क्या है आप शुरू करिए। और एक हम लोग वास्तव में अपना एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में कुछ आपको क्या है, टेलीग्राम ग्रुप होगा जो हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चों के लिए होगा। उसमें हम लोग जो है आपको जो कंटेंट है वो कंटेंट भी वास्तव में ऐप के इतर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हुआ तो वहां भी आपको क्या है शेयर करेंगे। एनसीईआरटी जो पढ़नी है वो नई एनसीईआरटी क्या है पढ़नी है। अब मैं यहां पर मूल मुद्दे पर आता हूं, और वो मुद्दा क्या है इस बात को आप समझिए कि मैंने आपसे कहा कि राजनीति को हम लोग समझते हैं। राजनीति पर बहुत सारे वास्तव में नहीं, किताब अच्छी है, लेकिन यहां पर क्या है कि गांधी जी को लुई फिशर ने कहा है कि गांधी जी इतने महान हैं कि उनकी सफलता संभव नहीं है। किताब वही अच्छी है जो वास्तव में क्या है दिमाग में बैठ जाए। ओपी गाबा की जो किताब है वो राजनीति चिंतन के संदर्भ में, राजनीति सिद्धांत के संदर्भ में है। वो पीएसआईआर के ऑप्शनल में है, पीएसआईआर के ऑप्शनल में अच्छी किताब है। आपको यहां पर इंडियन पॉलिटी की किताब पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी की जो किताबें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें और इस तरह की किताबों को क्या है पढ़ना है, तो ठीक है। अब यहां पर हम लोग आते हैं राजनीति के संदर्भ में कि राजनीति क्या होती है। तो हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने शायर है वशीर वद्र। राजनीति के बारे में एक उन्होंने शेर लिखा, और उस शेर से आप राजनीति के बारे में कई बार कितना हमारे भीतर नेगेटिव अर्थ होता है इस बात को भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आप अपने घर पर आज बोल दीजिए कि जैसे ही कोरोना के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी शुरू होगी मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा और छात्र संघ का इलेक्शन लड़ूंगा, तो घर वाले दुखी हो जाएंगे, कहीं तो नाराज हो जाएंगे और कहीं तो गुस्से में ये कह देंगे कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। तो राजनीति को लेकर हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव, बहुत नकारात्मक धारणाएं भी हैं। और वशीर वद्र साहब ने लिखा कि सियासत की अपनी अलग एक जुबान है, लिखा है जो इकरार इनकार पढ़ना। सियासत की जुबान ही अलग होती है, सियासत मतलब राजनीति। और जहां राजनीति में इकरार लिखा हो उसको इकरार मत पढ़ना, उसे इनकार पढ़ना। हमारे देश के जाने माने साहित्य कवि, मध्यकालीन कवि सूरदास ने अपनी गोपियों से जब भगवान कृष्ण की शिकायत करवाई थी, भगवान कृष्ण की जो शिकायत करवाई थी,
तो उन्होंने गोपियों के मुंह से एक लाइन बुलवाई कि हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि मतलब भगवान, भगवान राजनीति पढ़कर आ गए हैं। ये भी राजनीति का। अब एक आदमी कह रहा है कि सियासत की अपनी अलग एक जुबान है, लिखा है जो इकरार इनकार पढ़ना, और दूसरा आदमी ये कह रहा है कि हरि है राजनीति पढ़ पाए। चर्चिल ने कहा कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, राजनीति जो है वो बहुत ही क्या है, खराब खेल है, घिनौना गंदा खेल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति को कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल, ये तो संभव बनाने की कला है। अब एक साधारण आदमी और आप जैसे बच्चे जो ईयरफोन लगाकर मोबाइल से, लैपटॉप से मुझे सुन रहे होंगे, वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या माने क्या छोड़ें। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि राजनीति के नकारात्मक अर्थों के आधार पर हम इंडियन पॉलिटी और राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको क्या है, ध्यान में रखना है। राजनीति के नकारात्मक जो अर्थ होते हैं बच्चों, वो अर्थ उसकी आलोचना के लिए होते हैं, और आम जिंदगी में राजनीति में कुछ चीजें होती भी हैं। लेकिन यहां पर जब हम लोग जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, उस राजनीति का मतलब उस नकारात्मक अर्थ तक सीमित नहीं है, उससे इतर भी है और उससे बहुत ज्यादा है, और कुछ मामलों में उससे अलग भी है। जब हम कहते हैं कि संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए, तो किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि राजनीति का यहां इस कथन में क्या मतलब है, तो ऐसा लगेगा कि राजनीति कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है। और राजीव गांधी हवाई जहाज उड़ाने वाले, पायलट की ट्रेनिंग वाले एक व्यक्ति, पायलट की ट्रेनिंग करने वाले क्या है, एक व्यक्ति, वे वास्तव में राजनीति में क्यों आ रहे हैं? वो अपना क्षेत्र छोड़कर आ रहे हैं। देन देयर इज ए वर्ड पॉलिटिक्स। जब हम इस राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम राजनीति को एक क्षेत्र के लिए, एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं, और वो विशिष्ट क्षेत्र क्या होता है? राज्य से संबंधित, सरकार से संबंधित। तो राजनीति वह है जो राज्य और सरकार से संबंधित क्षेत्र है। राजनीति की पहली परिभाषा यह है। राजनीति क्या है? जब हमने कहा कि राजीव गांधी राजनीति में आए, तो राजीव गांधी तो इस दुनिया में, इस समाज में पहले से थे, लेकिन राजीव गांधी अगर राजनीति में आए तो हमने यहां राजनीति शब्द का प्रयोग प्रचलित अर्थ में, किस प्रचलित वाक्य में किस अर्थ में किया? हमने यहां राजनीति शब्द का प्रयोग राज्य और वास्तव में सरकार से संबंधित विशिष्ट क्षेत्र के लिए किया। इसलिए राजनीति का मतलब राज्य से संबंधित नीति, स्टेट क्राफ्ट है, यह स्टेट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो राजनीति का पहला मतलब क्या है? जो राज्य और सरकार से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, वह क्या है? राजनीति है। दूसरा उदाहरण लीजिए। लेकिन यहां पर एक समस्या है। कई बार हम कहते हैं कि यार मेरे कॉलेज में बड़ी राजनीति है, मेरे गांव में बड़ी राजनीति है, मेरे कोचिंग में बड़ी राजनीति है, मेरे साथ राजनीति हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ बहुत गुणा गणित हो गया, क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो अगर राजनीति राज्य और सरकार से संबंधित क्षेत्र के लिए है, तो फिर ऐसे वास्तव में वाक्य हम क्यों प्रयोग करते हैं कि मेरे गांव में बड़ी राजनीति है? गांव तो राज्य और सरकार से संबंधित क्षेत्र है नहीं, वह उससे वास्तव में उसके भीतर तो नहीं आ सकता। और इसी तरह से हम घर में भी कई बार कहते हैं, कॉलेज में कहते हैं, स्कूल में कहते हैं, कोचिंग में कहते हैं, हर जगह हम कहते हैं राजनीति की बात क्या है, हो गई। दरअसल यहां पर यह सवाल उठाया गया कि अगर हम राज्य और सरकार से संबंधित क्षेत्र को ही राजनीति कहेंगे, तो राजनीति का यह जो मतलब है, बहुत सारे हम अपने जीवन में जो वाक्य प्रयोग करते हैं राजनीति को लेकर, और जिसमें हम कहीं ना कहीं एक अर्थ भी रखते हैं, वो अर्थ हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए राजनीति का एक दूसरा मतलब भी किया गया।
और वह मतलब इस वाक्य से शुरू होगा कि भाई ये मेरा प्राइवेट या पर्सनल मामला है, इस पर राजनीति मत करो। इसका मतलब कहने वाला ये कह रहा है कि व्यक्ति के जिंदगी के जो निजी पहलू होते हैं, जो व्यक्तिगत पहलू होते हैं, वहां पर पॉलिटिक्स का स्थान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि व्यक्ति के जीवन के दो क्षेत्र हैं, एक उसके जीवन का निजी क्षेत्र और दूसरा उसके जीवन का सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक लाइफ। राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, वह व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां पर क्या है, यहां पर राजनीति राज्य और सरकार से संबंधित क्या हो गई, गतिविधि हो गई। लेकिन यहां पर जो राजनीति शब्द है, वह राजनीति शब्द किससे जुड़ा हुआ है, यहां पर जो राजनीति शब्द है वह सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पर्सनल मामला है। जैसे हम लोग कई बार ये कहते हैं कि देखो ये मेरा घरेलू मामला है, निजी मामला है, इसमें नेता ओता को मत लाओ, नेताजी को इसमें मत आने दो, इसमें नेतागिरी मत करो। हम कहना चाहते हैं कि यहां पर राजनीति मत करो। तो राजनीति व्यक्ति के जीवन के निजी क्षेत्र से, व्यक्तिगत क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। राजनीति व्यक्ति के जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होती है। पुराने जमाने में एक बाबा अरस्तु थे। तो बाबा अरस्तु ने कहा कि ऐसा है कि दास और महिलाएं ये राजनीति में नहीं आएंगे, इनको नहीं राजनीति करना है। क्यों भाई, राजनीति घर के चार दीवारी के भीतर होती ही नहीं है, और ये लोग घर की चार दीवारी के भीतर के लिए बने हैं। हालांकि बाद में महिलाओं ने, नारीवादियों ने बहुत गाली दिया कि बाबा अरस्तु तुम्हारा सत्यानाश हो, क्या बताकर गए हो। लेकिन फिर भी अरस्तु ने एक परिभाषा तो दे दी कि विच इज पब्लिक इज ऑलवेज पॉलिटिकल। राजेश खन्ना के फिल्म का एक गाना आपने सुना होगा कि पब्लिक है सब जानती है। तो पब्लिक है, तो जो पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है वो क्या है, पॉलिटिकल है। तो यहां पर राजनीति क्या है, वह क्या है, व्यक्ति के सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित क्या गतिविधि है। इसका मतलब व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अब जैसे कि अगर आपके घर की अकेले नाली है और वो आपके ही खेत में जाती है, एक गांव का उदाहरण ले रहा हूं, तो यहां पर किसी दूसरे परिवार का, दूसरे मकान का, दूसरे घर का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यहां कोई राजनीति नहीं है। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं अपने घर की नाली को अपने खेत में बहाऊं या वास्तव में मैं कुछ भी करूं। लेकिन अगर वही नाली एक मोहल्ले के बीचों बीच में दो चार परिवारों, दो चार घरों के बीचों बीच में से गुजरती है, तो वह क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होने के कारण पब्लिक हो जाएगी। इसलिए पब्लिक अफेयर से रिलेटेड, व्हाट इज रिलेटेड टू द पब्लिक अफेयर्स इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित होगा वह क्या होगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा। ठीक है। यहां पर अब जैसे मास्क पर राजनीति है, सुशांत के मर्डर पर, सुशांत के सुसाइड पर राजनीति है, मास्क पर राजनीति हो गई, सुशांत के वास्तव में सुसाइड पर राजनीति हो गई, मामला सीबीआई को देना पड़ा। तो यहां पर राजनीति जो है ये भी है। तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि हालांकि काम चला लो, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा भाई, यहां पर भी कुछ चीजें गड़बड़ हैं, क्योंकि राजनीति जो है हर जगह होती है। ठीक है। कुछ लोगों ने यह कहा कि जब हम राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम फोर्स के द्वारा, मिलिट्री फोर्स के द्वारा किसी भी इशू को रिजॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने यहां पर उदाहरण लिया कि भारत और चीन को अपने सीमा विवाद को सैनिक समाधान नहीं, राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए। जो राजनीतिक समाधान होता है उसमें मिलिट्री फोर्स का या फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आओ राजनीतिक तरीके से बातचीत करके किसी मामले का समाधान करते हैं। पाकिस्तान है, हमारा छोटा भाई है, हमारा दोस्त है तो नहीं है, दुश्मन है, लेकिन है तो हमारा छोटा भाई ही, हमसे ही अलग हुआ है, हमसे ही जुदा हुआ है, इसलिए हमको उससे ईर्ष्या है और उसको हमसे ईर्ष्या है। अब यहां पर क्या है कि सैनिक समाधान नहीं, राजनीतिक समाधान। तो राजनीतिक समाधान में होता क्या है भाई, राजनीतिक समाधान में बातचीत होती है, मध्यस्थता होता है, सुलह होता है, समझौता होता है और इसके साथ ही समाधान होता है। राजनीति संघर्ष समाधान का एक ऐसा तरीका है
जिसमें हम बातचीत के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा, सुलह के द्वारा, समझौते के द्वारा किसी भी विवाद का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। राजनीति कोई इलाका नहीं है, राजनीति कोई क्षेत्र नहीं है, राजनीति एक गतिविधि है, संघर्षों के समाधान का, बातचीत पर आधारित, समझौते पर आधारित या सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किए बिना एक तरीका है। तो राजनीति का ये तीसरा अर्थ है, ये वास्तव में संघर्ष समाधान के एक तरीके के रूप में क्या है, राजनीति है। और राजनीति का चौथा जो अर्थ है वह क्या है कि गांव में लॉकडाउन के बाद जब मनरेगा के तहत सरकारों ने फैसला किया कि गांव में लोगों को काम कह दिया जाएगा, तो गांव की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स जो है उस मनरेगा के फंड से क्या है, प्रभावित होना शुरू हो गई। और अचानक जो ग्राम प्रधान लोग थे, सरपंच थे, जो मुखिया जी लोग थे, अचानक उनके कुर्ते में चमक आ गई, अचानक वो जीवित हो गए, अचानक वो महत्वपूर्ण हो गए। जिन राज्यों में इलेक्शन होना था वहां पर लोग जो है किसी तरह से इंतजार कर रहे थे। यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि मनरेगा के पैसे ने पंचायतों की राजनीति को दूर तक प्रभावित किया है। तो हम आजकल बहुत सारे टर्म यूज करते हैं। वी यूज द टर्म डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स, ग्रीन पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स। The question arises here, what is the sense of politics? जब हम कहते हैं हरित राजनीति, लिंगीय राजनीति, नारीवादी राजनीति, पंचायतों की राजनीति, जातिवादी राजनीति, विकास की राजनीति, धर्म की राजनीति, तो यहां पर राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति जो है यहां पर वास्तव में जो समाज के पास संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, उन रिसोर्सेस को बांटने का तरीका भी है। यहां पर राजनीति शब्द जो है, यहां जो ये जो अर्थ है, इस अर्थ में जो राजनीति है वह राजनीति का संसाधनों को बांटने के एक तरीके के रूप में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन पॉलिटी में जिस राजनीति को आप पढ़ने जा रहे हो उसमें राजनीति शब्द का 4 अर्थों में प्रयोग करते हैं। राजनीति जो शब्द है वह शब्द जो है वह क्या है, वह शब्द 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला, राजनीति वह है जो राज्य व सरकार, राज्य और सरकार से संबंधित जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये शब्द क्या है, ये शब्द है यहां पर राज्य और सरकार। राज्य और सरकार से संबंधित क्षेत्र को क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। दूसरा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, दूसरे वास्तव में टर्म को ध्यान दीजिए। जो राजनीति है वह राजनीति वास्तव में क्या है, राजनीति राज्य और सरकार से ही नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित एक प्रक्रिया है। राजनीति की दूसरी परिभाषा दी गई। यहां पर निजी क्षेत्र से जो राजनीति का अंतर है, यह ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो निजी क्षेत्र से, इसका मतलब कि एक इंसान की जिंदगी के 2 एरिया होते हैं। एक होता है निजी क्षेत्र और दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। आप बंद कमरे में बैठकर पूजा करते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सा ड्रेस पहनते हैं, आप पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पानी पीते हैं, ये आपके जीवन का निजी क्षेत्र है जो घर के भीतर का है। और यहां पर इसके साथ ही जो सबसे संबंधित है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। तो यहां पर राजनीति को इससे क्या परिभाषित किया गया, राजनीति की परिभाषा में तीसरा डायमेंशन कि राजनीति जो है वो बातचीत के द्वारा, राजनीति मध्यस्थता के द्वारा, राजनीति जो है बातचीत, मध्यस्थता और इसके साथ ही
समझौते के द्वारा, सुलह के द्वारा संघर्ष समाधान की प्रक्रिया है। यह क्या है? यह संघर्ष समाधान की क्या है? प्रक्रिया है। तीसरा अर्थ। और राजनीति का चौथा अर्थ, यह संसाधनों के वितरण का एक तरीका है। संसाधनों के वितरण का क्या है? एक तरीका है। तो राजनीति शब्द को हम इन चार अर्थों में प्रयोग करते हैं। इन चार अर्थों में क्या है? प्रयोग करते हैं। अब आप यहां पर बताएं कि अभी तक मैंने जो बताया वो समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई प्रश्न है यहां पर, बिल्कुल कह सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में सत्ता, शक्ति का जहां पर इस्तेमाल होता है उसको भी क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। क्योंकि ये जो संघर्ष समाधान है, तो ये संघर्ष समाधान शक्ति के द्वारा ही होगा। तो पावर का यूज जहां भी हम करें वहां पर राजनीति है। हम रिसोर्स को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे भी राजनीति कहते हैं। और अभी तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं ट्रेलर आपको दिखा रहा हूं, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। देखो, पॉलिटी जो है वो मेरा बहुत अपना खुद का बहुत इंटरेस्ट का एरिया है। और हम लोगों की सुपर स्पेशल, और लिखना होगा, रुकैया बेग अगर लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे कि राजनीति शब्द का चार अर्थों में प्रयोग करते हैं। पहला, राज्य और सरकार से संबंधित क्षेत्र के लिए। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। तीसरा, बातचीत, मध्यस्थता, समझौते, सुलह के द्वारा संघर्ष समाधान की प्रक्रिया के रूप में। और चौथा, संसाधनों के वितरण के संदर्भ में क्या है? हम करते हैं। ये चार संदर्भ में करते हैं। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं व्यवस्था शब्द पर डिस्कस करूं, या आप लोग का वास्तव में जो नेट कनेक्शन है उसके खत्म होने की संभावना है, और या मैं आगे की जो चीजें हैं। एनफ फॉर टुडे सर। ओके, पॉलिटिक्स इज ए पावर गेम। यस, वी कैन से पॉलिटिक्स इज ए पावर गेम, बट व्हाट काइंड ऑफ पावर? वी कांट से दैट पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू द मिलिट्री पावर। हम मिलिट्री पावर से क्या है यहां पर, ये एक दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूं थोड़ा सा जो है यहां पर। व्यवस्था किसको कहते हैं? सिस्टम किसको कहते हैं? क्योंकि तब आप आनंद की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, थकान के बाद आपको जब कोई मोती मिलेगा तो आपको आनंद आएगा यहां पर। तो अब यहां पर व्यवस्था किसको कहते हैं, मैं बहुत सिंपली आपको बता रहा हूं कि हम लोग एक टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, सिस्टम। सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम या व्यवस्था किसको कहते हैं? व्यवस्था जो है वह किसको कहते हैं? अब यहां पर व्यवस्था किसको कहते हैं, ये इसमें तीन चीजें होती हैं। आप समझिए, तीन चीजें होती हैं। पहला, जिसको भी हम व्यवस्था कहते हैं उसमें अनेक घटक होते हैं। देयर विल बी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट। अनेक घटक या अनेक इकाइयां उसमें शामिल होती हैं। अनेक इकाइयां क्या है? शामिल होती हैं। इसके साथ ही उन इकाइयों में इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रिया होती है। इंटरेक्शन जो है वो होता है, इंटरेक्शन होता है। और इस इंटरेक्शन से एक नेटवर्क बनता है। नेटवर्क को हिंदी में संजाल भी कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? संजाल कहते हैं। तो सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें अनेक इकाइयां हो। देयर विल बी मल्टीपल और सेवरल यूनिट्स। इकाई के लिए एक और शब्द प्रयोग करते हैं वहां पर, वास्तव में घटक को कहा जाता है। घटक शब्द को क्या है? प्रयोग किया जाता है। तो यह है। अब यहां पर अनेक घटक होंगे। जैसे यहां पर आप देखिए कि कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम में बच्चों क्या है? सीपीयू है, मॉनिटर है, और इसके साथ ही ज्यादा कम वोल्टेज की वजह से उसके मेमोरी पर, रैम पर कोई वास्तव में क्या है? असर ना आए। इसलिए हम कई बार क्या करते हैं? इन्वर्टर भी लगवा लेते हैं, उसके साथ इन्वर्टर वगैरह भी क्या है हम जुड़वा लेते हैं। तो कंप्यूटर दरअसल क्या है? केवल सीपीयू नहीं है, एक वास्तव में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है,
प्रोसेसिंग यूनिट को जब तक हम किसी मॉनिटर में उसके वास्तव में पूरे एक्टिविटीज को देख नहीं पाएंगे तब तक वो सिस्टम नहीं होगा। राजनीति की सटीक परिभाषा है, राजनीति जो है वह शक्ति के द्वारा संसाधनों का वितरण है और राजनीति जो है वह संघर्षों के समाधान का तरीका। दोनों परिभाषा क्या है, लास्ट वाली जो दोनों परिभाषाएं हैं वो सबसे सटीक परिभाषा होगी। ठीक है, अब यहां पर ये आपको क्या है कम सिस्टम में बता दिया गया। इस तरह से दूसरी बात, सिस्टम में इंटरेक्शन होता है, अनेक घटक हैं लेकिन उन अनेक घटकों में कोई इंटरेक्शन नहीं है। जैसे यहां पर मेरे साथ दो पेन है, ये दो पेन देखिए है, तो ये जो दो पेन है इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। और जब आप अनेक घटक के रूप में मौजूद हो लेकिन इंटरेक्शन न हो तो सिस्टम नहीं बनता। तो इंटरेक्शन बनना चाहिए और इंटरेक्शन से क्या बनेगा, नेटवर्क बनेगा। इसलिए सिस्टम कही जाने वाली चीजों में एक नेटवर्क बन जाता है। अब क्या पॉलिटिक्स का भी एक सिस्टम होता है? वास्तव में पॉलिटिक्स का भी क्या एक सिस्टम होता है? पॉलिटिक्स क्या आइसोलेशन में होती है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो सेपरेशन में होती हैं? नहीं होती हैं। पॉलिटिक्स को मार्केट फोर्सेस, बाजार शक्तियां, पॉलिटिक्स को नागरिक समाज अभी आगे आप समझेंगे। अभी आप समझिए कि वास्तव में नागरिक समाज वह समाज है जो लोगों के द्वारा क्या है बनाया जाता है, लोग उसको क्या सचेतन रूप में क्या है बनाते हैं। तो नागरिक समाज और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कारक, ये सब हमारी राजनीति को क्या है वास्तव में क्या है प्रभावित करते हैं। तो सिस्टम में ये तीनों चीजें क्या है होती, जैसे हम यहां पर इकोसिस्टम की बात करें तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल अनेक घटक हैं। और जब आप मुंबई घूमेंगे तो वहां पर जलमंडल, समुद्र और वायुमंडल और इसके साथ ही स्थल मंडल, ये तीनों मिलकर जो है मुंबई के बीच पर घूमने का आनंद आपका बदल देंगे। क्यों? क्योंकि वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, तीनों क्या टकराते हैं। या आप वास्तव में किसी नदी के किनारे जब बैठे होते हैं तो आपको वहां पर ज्यादा एक मौसम अच्छा क्यों लगता है, मौसम बहुत अलग क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों का इंटरेक्शन हो रहा है और उस इंटरेक्शन से एक नेटवर्क बन रहा है। इसलिए पशु पक्षी बहुत सारी चीजें वहां पर एड ऑन हो जाती हैं। इसलिए हम एक सिस्टम में हैं और पॉलिटिक्स भी क्या है, एक सिस्टम है। जब आप पॉलिटिकल सिस्टम को शॉर्ट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। अब यहां पर हम लोग इस बिंदु पर पहुंचे कि पॉलिटी क्या है। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इज एब्रिविएशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिकल सिस्टम का क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का क्या है, शॉर्टर वर्जन है। पॉलिटिकल यहां से लिया और वाई यहां से ले लिया तो सीए को हटा दिया। यहां पर देखिए सीए को क्या किया हमने, हटा दिया, और यस को यहां से हटा दिया तो पॉलिटी बन जाएगा। इसलिए जिस पॉलिटी की आप बात करते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं है और वह पॉलिटिकल साइंस नहीं है, वह पॉलिटिकल सिस्टम का शॉर्ट है। पॉलिटिक्स तो एक एक्टिविटी है, वह दरअसल एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक तरीका है, वह पावर के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एक तरीका है, वह रिसोर्स को बांटने का एक तरीका है। पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों में अंतर है, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में अंतर है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं पॉलिटिक्स पढ़ने। बेटा पॉलिटिक्स क्या पढ़ोगे, पॉलिटिक्स पढ़ने की चीज नहीं होती, पॉलिटिक्स करने की चीज होती है। जितने नेता हैं उन्होंने कभी पॉलिटिक्स पढ़ी? आप पे हमसे किसी ने, मोदी जी से लेकर योगी जी तक, किसी को हमने पॉलिटिक्स पढ़ाया? पॉलिटिक्स पढ़ने की चीज नहीं होती, पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है जो की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस एक नहीं है। इसलिए यू आर गोइंग टू रीड इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी मीन्स दैट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यू आर गोइंग टू रीड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि यात्रा आपकी बहुत, जो ये बौद्धिक यात्रा होगी, मजेदार होगी
और गारंटी ले रहा हूं, प्रीलिम्स की तो बात छोड़ो, प्रीलिम्स तो वास्तव में क्या है, अच्छी समझ बन जाने पर, अच्छा अप्रोच होने पर प्रीलिम्स बिल्कुल होता है। प्रीलिम्स की चिंता को आप इसलिए छोड़िए क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम लोग स्पेशली अलग से क्लास लगाने वाले इकलौते संस्थान हैं। मेंस में मेरे साथ आप 7-8 दिन के बाद आपसे मैं आईएएस के सवालों का जवाब न लिखवाया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। आपको मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप 2019 आईएएस के सवालों को भी इजीली चुटकियों में आप वास्तव में क्या लिखना शुरू कर देंगे। पढ़ाने का, पढ़ने का अप्रोच सही होना चाहिए। और अभी तो मैं शब्द बता रहा हूं, मैं आगे आपको 15 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा और उस 15 क्वेश्चन के सेट में आप देखेंगे कि जितने भी हाई लेवल के वास्तव में जितने सवाल हैं, आप उन प्रीलिम्स के सवालों को चुटकियों में क्या हल कर रहे हैं। इसलिए जो है, आप कुछ बातों पर आप सभी लोग निश्चिंत रहे और इस शब्दावली वाले इंटेलेक्चुअल जो जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मैंने आपसे एक वादा किया है कि 5-7-8 दिन में एक टॉपिक होने दीजिए। एक टॉपिक के बाद आप क्वेश्चंस को लिखना शुरू करेंगे। आपको पढ़ने में, किताबों को उठाने में, अखबार देखने में आपको मजा आएगा। और जिस चीज में आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए, उस चीज को बहुत सिखाने के लिए क्या प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो मुझे स्कोर बोर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे आज इस वायदे के साथ इस क्लास को यहीं पर समापन कर रहा हूं कि मैं आपको बदलने आया हूं, आपकी दिलचस्पी पैदा करने आया हूं और आपको मैं बदल कर क्या है रख दूंगा। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ें और निश्चिंत रहें। थैंक यू वेरी मच।